अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने लगे हैं बीएसएन के फर्स्ट सेमेस्टर के F1 का चैप्टर नंबर 6 स्किन मैनेजमेंट। तो चलें शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से। डिफाइन द डिकोबैटिक अल्सर या बेड सोर, लिस्ट द काजेज ऑफ द डिकोबैटिक अल्सर, अप्लाई नर्सिंग इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट द डिकोबैटिक अल्सर, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर ऑफ बेड सोर। बेड सोर डिकोबैटिक अल्सर ही होता है जिसे प्रेशर अल्सर भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन में द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी एंड सर्व्स एज अ वैरायटी ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल फ्रॉम इंजरी। जो स्किन है हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमारे जिस्म को बैरूनी इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। बाहर से कोई इंजरी हो जाए तो उससे हमें महफूज रखता है और हमारी सेहत को मेंटेन भी रखता है। जो स्किन है, इम्पॉर्टेंट नर्सिंग फंक्शंस आर मेंटेनिंग स्किन इंटीग्रिटी एंड प्रोमोटिंग वाउंड हीलिंग। इंटीग्रिटी मतलब बरकरार रखता है और आगे है वाउंड हीलिंग्स। और ये हमारे वाउंड मतलब ज़ख़म को हील करने में भी मदद देती है जो हमारी स्किन है। तो इंटैक्ट स्किन क्या होती है, मतलब स्किन की सालमियत क्या होती है, सालिम स्किन या जो सही स्किन होती है वो क्या होती है। इंटैक्ट स्किन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ द नॉर्मल स्किन एंड स्किन लेयर्स अनइंटरप्टेड बाय वाउंड्स। मतलब सालिम स्किन वो होती है जो कि एक नॉर्मल स्किन हो और वाउंड मतलब ज़ख़म से रप्टेड ना हो, मतलब उसमें कोई ज़ख़म वगैरह ना हुए हुए हों, तो वो सालिम स्किन होती है, वो नॉर्मल स्किन होती है। तो इसमें सबसे पहले डिकोबैटिक अल्सर है, मतलब बेड सोर। टर्म डिकोबैटिक कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिकम्बर। ये एक लातीनी लफ्ज़ है डिकोबैटिक जो कि डिकम्बर से निकला है, विच मीन्स टू लाई डाउन, जिसका मतलब नीचे हो जाना है। लाई डाउन हो जाना मतलब प्रेस हो जाना, नीचे हो जाना जिसका मतलब है। तो डिकोबैटिक अल्सर या प्रेशर अल्सर क्या होता है। प्रेशर अल्सर कंसिस्ट ऑफ द इंजरी टू द स्किन एंड आर अंडरलाइंग टिश्यूज़। प्रेशर अल्सर इंजरी ऑफ द स्किन मतलब कुछ स्किन में इंजरी हो जाना, या अंडरलाइंग टिश्यूज़ या जो टिश्यूज़ स्किन के नीचे मौजूद होते हैं उसमें कोई इंजरी वगैरह हो जाना। यूजुअली ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस, मतलब आमतौर पर ये बोनी प्रोमिनेंस होते हैं, मतलब जहाँ पर बोन्स वगैरह हो जाते हैं, जैसा कि हमारा नी हो गया, घुटना वगैरह हो गया, या हमारे टखने हो गए। ऐसे ऐसी स्किन, ऐसे टिश्यूज़ जिनके नीचे बोन होती है, हड्डी होती है, वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं अल्सर। वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो अल्सर वहाँ पे आमतौर पर वहाँ पे बन जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ द फोर्स एलोन और इन कम्बिनेशन विद मूवमेंट, मतलब कि उस पर फोर्स ज़्यादा पड़ने की वजह से या ज़्यादा मूवमेंट की वजह से वहाँ पर अल्सर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है तो अल्सर होने के चांसेस वहाँ ज़्यादा होते हैं। प्रेशर अल्सर्स वेयर प्रोवियसली कॉल्ड द डिकोबैटिक अल्सर, प्रेशर सोर आर द बेड सोर। प्रेशर अल्सर वो उसको हम डिकोबैटिक अल्सर भी कहते हैं, प्रेशर सोर भी कहते हैं और बेड सोर भी कहा जाता है। प्रेशर अल्सर आर अ प्रॉब्लम इन बोथ एक्यूट केयर सिटिंग्स एंड लॉन्ग टर्म केयर सिटिंग इंक्लूडिंग होम्स। प्रेशर अल्सर एक्यूट भी होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, मतलब क्रॉनिक भी होते हैं। अक्यूट वो होते हैं जो 6 मंथ से पहले पहले ख़त्म हो जाएं, और लॉन्ग लास्टिंग वो होते हैं, वो अल्सर होता है जो आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर हील ना हो और वो जारी रहे, 6 मंथ से ज़्यादा तक आप लोग उसका इलाज करते रहें, तो उसको क्रॉनिक कहा जाता है, वो क्रॉनिक में चला जाता है। तो आगे है काजेज़ ऑफ डिकोबैटिक अल्सर या प्रेशर अल्सर। इसकी काजेज़ हैं प्रेशर, फ्रिक्शन, शेयर। प्रेशर मतलब जब आप बैठते हैं तो आपका प्रेशर साफ ज़्यादा पड़ता है, या किसी टिश्यूज़ पर या स्किन पर किसी और चीज़ का प्रेशर पड़ जाना। फ्रिक्शन रगड़ को कहते हैं, शेयर भी रगड़ को कहते हैं, जब दो चीज़ें आपस में मुखालिफ सिमत में रगड़ खाती हैं तो उसको शेयर कहा जाता है। तो मल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है डिकोबैटिक अल्सर। डिहाइड्रेशन की वजह से भी डिकोबैटिक अल्सर हो सकता है, और भी बहुत सी वजूहत हैं। माल न्यूट्रिशन मतलब खुराक कमी, जो
कम खुराक खाते हैं, इनटेक कम करते हैं, ऐसे मतलब ज़्यादातर बच्चों में भी हो सकता है, पैदाइशी तौर पर कम कम खाने के आदी होते हैं, जो ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो माल न्यूट्रिशन उनमें भी ज़्यादा हो सकती है। तो रिस्क फैक्टर वो होते हैं मतलब जिस वजह से आप लोगों को प्रेशर अल्सर, डिकोबैटिक अल्सर हो सकता है। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर को फॉर्म करने के लिए मतलब जिस वजह से प्रेशर अल्सर हो सकता है, उसमें फ्रिक्शन एंड शेयरिंग है। फ्रिक्शन मतलब रगड़ होता है, इमोबिलिटी मतलब हरकत ना करना, एक ही जगह पर बैठे रहना, तो इससे भी हो सकता है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन मतलब इनएडिक्वेट मतलब इसे मल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, इनएडिक्वेट भी कहते हैं। और फीकल एंड यूरिन इनकॉन्टिनेंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आना या ज़्यादा से ज़्यादा पाखाना करना, इनकॉन्टिनेंस हो जाती है जिसमें बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिस वजह से आपके जो टिश्यूज़ होते हैं वो रैप्चर होना, रगड़ की वजह से रैप्चर होना शुरू हो जाते हैं। डिक्रीज़ मेंटल स्टेटस डिक्रीज़ हो जाए मतलब पागलपन और सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, जिसमें डिसमैनिश सेंसेशन उसे कहते हैं जिसमें आप लोगों को सेंसेशन मतलब कोई चीज़ महसूस होने की हिस्स ख़त्म हो जाती है आप लोगों के अंदर। जब कोई जगह सुन हो जाए, जैसे पाँव मुड़ा रहे या घुटने मुड़े रहें, तो वो जगह सुन हो जाती है, तो उसमें हम उसको सेंस नहीं कर सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते। एक्सेसिव बॉडी ज़्यादा हीट हो जाए, गर्म हो जाए, इससे भी आप लोगों को प्रेशर अल्सर हो सकता है। एडवांस्ड एज मतलब ज़्यादा उम्र होने की वजह से भी आप लोगों को प्रेशर अल्सर या बेड सोर्स हो सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन क्रॉनिक कंडीशंस, कोई क्रॉनिक कंडीशंस हो जाए, कोई बीमारी हो जाए क्रॉनिक, तो उस कंडीशन में आप लोगों को प्रेशर अल्सर हो सकते हैं। आगे है रिस्क असेसमेंट टूल्स। रिस्क असेसमेंट टूल्स वो होते हैं जिसमें हम असेस करते हैं कि आप लोगों को प्रेशर अल्सर कैसे होगा और कब हो गया है और कितना है। सेवरल रिस्क असेसमेंट टूल्स आर अवेलेबल दैट प्रोवाइड द नर्स विद सिस्टमेटिक मीन्स। इसमें नर्स को मदद मिलती है ये जानने में कि आप लोगों को अल्सर हो गया है तो कितना हो गया है, तो ये इसको ठीक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्लाइंट्स एट हाई रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट। सबसे पहले ब्रैडन स्केल फॉर प्रिडिक्टिंग प्रेशर सोर रिस्क कंसिस्ट ऑफ द 6 सब स्केल। इसके सिर्फ 6 सब स्केल्स हैं जिसके ज़रिए एक नर्स मालूम कर सकती है। सेंसरी या परसेप्शंस यानी सेंसरी परसेप्शंस के ज़रिए, मॉइस्चर नमी के ज़रिए देखते हैं कि नमी कितना है। जैसा कि वो कुछ पेशेंट होते हैं जिनको डायपर्स वगैरह लगे होते हैं, उनमें मॉइस्चराइजेशन हो जाती है, तो वहाँ भी प्रेशर अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्टिविटी मतलब कितना एक्टिव है पेशेंट, एक्टिव है कि नहीं है, कॉमा में है, खुद साइड बदल सकता है, नहीं बदल सकता। और मोबिलिटी भी उसकी हरकत को कहते हैं पेशेंट की कि वो हरकत कर सकता है, खुद नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो नर्स की ज़िम्मेदारी है, वो उसको हरकत कराती है। न्यूट्रिशन मतलब वो खाना पीना कैसा कर रहा है, खा पी रहा है कि नहीं खा पी रहा। फ्रिक्शन एंड शेयर्स, उसकी फ्रिक्शंस को चेक करते हैं कि किसी चीज़ में रगड़ तो नहीं आ रही है। तो शेयर्स को भी देखते हैं कि बेड पे लेटे लेटे कोई सर में शेयर्स नहीं हो रहे, मतलब रगड़ तो नहीं खा रहा, सर अपोजिट मुखालिफ सिमत में रगड़ तो नहीं खा रहे सर या इसके पाँव वगैरह या कोहनियाँ। टोटल ऑफ 23 पॉइंट्स इज़ पॉसिबल एंड एडल्ट्स हु स्कोर बिलो 18 पॉइंट्स इज़ कंसीडर्ड एट रिस्क। इसके 23 पॉइंट्स होते हैं, पॉसिबल होते हैं, और जो 18 है, जो 18 पॉइंट्स से अगर नीचे आ गए एडल्ट्स में तो वो रिस्क में जा सकता है, मतलब वो प्रेशर अल्सर के रिस्क में जा सकता है जिसके 18 पॉइंट से कम हुए। एंड एन अदर टूल इज़ नर्टन्स प्रेशर एरिया रिस्क असेसमेंट। और दूसरा जो टूल है वो नर्टन्स है प्रेशर एरिया। इसमें हम स्कोरिंग सिस्टम है। इट इंक्लूड्स द कैटेगरीज ऑफ जनरल फिज़िकल कंडीशन। इसमें हम पेशेंट की जनरल फिज़िकल कंडीशन देखते हैं कि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है। मेंटल स्टेट देखते हैं, उसका जहनी स्टेटस देखते हैं कि वो जहनी तौर पर कैसा है, हेल्दी है
या अनहेल्दी है, उसकी एक्टिविटी देखते हैं, उसकी मोबिलिटी मतलब हरकत को देखते हैं, इनकॉन्टीनेंस को भी देखते हैं कि उसके यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस कितना है, फीकल इनकॉन्टीनेंस उसकी कितना है। इनकॉन्टीनेंस मतलब वो बर्दाश्त कर सकता है, मतलब कि रोक सकता है पेशाब को या पखाने को, यानी को रोक सकता है। इनकॉन्टीनेंस कहते हैं ना रोक पाना, यानी जब आप लोगों को पेशाब की हाजत हो या पखाने की हाजत हो तो उसको ना रोक पाना, इसको इनकॉन्टीनेंस कहते हैं। तो वो इससे आप लोगों के टिश्यूज़ रैप्चर होते हैं, तो इससे भी आपको प्रेशर अल्सर हो सकता है, पेशेंट को प्रेशर अल्सर हो सकता है। तो इसकी 4 स्टेजेस हैं प्रेशर अल्सर की या बेड सोर की। तो स्टेज 1 पढ़ते हैं, नॉन बैलेंसेबल एरिथमिया, सिंगलिंग, पोटेंशियल अल्सरेशन। नॉन बैलेंसेबल मतलब जो सिर्फ जोड़ों वाली जगह पर होते हैं, उन टिश्यूज़ में होता है, उन जगह पर होता है जिनके नीचे हड्डी होती है। तो इसमें स्टेज वन में आप लोगों को सिर्फ रेडनेस फील होगी, मतलब जहाँ पे आप लोगों को बेड सोर शुरू होगा वहाँ पे रेडनेस स्टार्ट होगी, रेडनेस शो होगी, सिर्फ रेडनेस होगी। और स्टेज 2 है पैरेटल थिकनेस, स्किन लॉस, एब्रॉशंस, ब्लिस्टर्स और शैलो क्रिएटर इन्वॉल्विंग द एपिडर्मिस एंड पॉसिबल द डर्मिस। स्टेज 2 में थिकनेस ऑफ द स्किन होगी, इसमें ब्लिस्टर बन जाते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 1 पे सिर्फ आपको रेडनेस होगी, शो होगी, पेशेंट को सिर्फ रेडनेस होगी और ईचिंग वगैरह होगी। जो स्टेज 2 है उसमें ब्लिस्टर बन जाएगा, मतलब जैसे कोई छाला वगैरह बन जाता है तो इस तरह का छाला बन जाएगा स्टेज 2 में। इसमें एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी और हो सकता है कि डर्मिस भी इन्वॉल्व हो। एपिडर्मिस स्किन की फर्स्ट लेयर होती है और डर्मिस स्किन की सेकेंड लेयर को कहते हैं। इसमें एपिडर्मिस तो होगी ही होगी इन्वॉल्व, लेकिन कुछ में डर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, कुछ सिचुएशंस में डर्मिस इन्वॉल्व नहीं होती। और स्टेज 3 है, स्टेज 3 फुल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्विंग डैमेज और नेक्रोसिस ऑफ द सब क्यूटेनियस टिश्यूज दैट में एक्सटेंड डाउन बट नॉट थ्रू अंडरलाइंग फेसिया। स्टेज 3 में स्किन लॉस हो जाता है, थिकनेस स्किन थिक हो जाती है, थिकनेस स्किन लॉस हो जाता है और नेक्रोसिस मतलब टिश्यू डैमेज हो जाती है। नेक्रोसिस का मतलब है टिश्यूज़ डैमेज हो जाना, डैमेजिंग ऑफ टिश्यूज़, सॉरी नेक्रोसिस टिश्यू डेथ होती है जिसमें टिश्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, टिश्यू डेथ को कहते हैं। तो स्टेज 4 है फुल थिकनेस स्किन लॉस विद टिश्यूज नेक्रोसिस और डैमेज टू मसल्स, बोन और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स सच एज अ टेंडन। तो स्टेज 4 में फुल थिकनेस हो जाती है, स्किन लॉस हो जाती है और ये बोन तक पहुंच जाता है, ये जो अल्सर है बोन्स तक पहुंच जाता है। स्टेज 3 में बोन्स तक नहीं पहुंचता। स्टेज 4 में वो मुकम्मल तौर पर बोन्स तक पहुंच जाते हैं और ये नॉट क्योर होता है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। बस इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम लॉन्ग लाइफ तक ले जा सकते हैं। जो पेशेंट होता है उसको ज़िंदगी उसकी लंबी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बचा नहीं सकते हैं। इसमें वो मुकम्मल तौर पर कैंसर में चला जाता है। स्टेज 4 इसको मुकम्मल तौर पर कैंसर में इसको मुकम्मल तौर पर कैंसर हो जाता है और बोन्स तक ये चला जाता है स्टेज 4 में। स्टेज 1 में सिर्फ आप लोगों को रेडनेस फील होगी, स्टेज 3 में ब्लिस्टर बनेगा और स्टेज 4 में आप लोगों को ब्लिस्टर फट जाएगा और टिश्यूज़ तक टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, टिश्यू डेथ हो जाएगी। स्टेज 4 में ये जो कैंसर है या बेड सोर है ये बोन्स तक चला जाएगा, जैसा कि आप लोगों को इसमें तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है स्टेज 3 में कि ब्लिस्टर फट गया है और टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं, टिश्यूज़ डेथ हुई हुई है। और स्टेज 3 में बिल्कुल उस तक बोन्स तक पहुंच जाता है ये कैंसर। तो देखिए इधर भी दिखाया गया है, स्टेज 1 में सिर्फ रेडनेस शो होगी, स्टेज 2 में थोड़ा ब्लिस्टर बनता है। तो आप लोगों को मैं मेंशन करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे स्टेज 2 में देखें ये ब्लिस्टर बना हुआ है और स्टेज 1 में सिर्फ रेडनेस शो हो रही है ऊपर। स्टेज 2 में ब्लिस्टर बन जाते हैं और स्टेज 3 में ब्लिस्टर फटकर नीचे चला जाता है। देखें ये स्किन शो हो रही है, स्किन के ये नीचे तक जा रहा है,
ये यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ स्टेज 3 में ज़्यादा है, स्टेज 3 में नीचे तक चला गया है, और स्टेज 4 में तो बिल्कुल ही नीचे तक चला गया है, ये जो बोन्स तक चला गया है। और इसमें बोन्स तक जब चला जाए तो ये कैंसर काज हो जाता है, इसको कैंसर कहते हैं। और ये इससे हम बचा नहीं सकते। अब पेशेंट को हम उसका लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, लाइफ टाइम बढ़ा सकते हैं उसकी क्योर करके। तो लेकिन स्टेज 1 से हम अगर शो हो जाए रेडनेस तो हम उसकी एहतियात शुरू कर देते हैं। तो इससे ही स्टेज 1 से ही हम उसकी एहतियात शुरू कर देते हैं, तो इससे हम उसको बचाव कर लेते हैं और बेड सोर नहीं बनने देते हैं। अब कॉमन सेट ऑफ प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर, तो इसकी कॉमन सेट्स ये हैं। फॉर पीपल हु यूज़ अ व्हील चेयर, जो लोग व्हील चेयर यूज़ करते हैं, जो लोग व्हील चेयर्स पर होते हैं, प्रेशर सोज ऑफन अकर्स ऑन स्किन ओवर द फॉलोइंग साइड्स। जो लोग व्हील चेयर यूज़ करते हैं उनमें अक्सर आम तौर पर इन जगहों पर कॉमन साइड्स ये हैं, इन जगहों पर उनको प्रेशर अल्सर होता है। टेल बोन आ या बटक्स, या बटक्स में या टेल बोन में। टेल बोन वो होते हैं जो बटक्स के दरमियान थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को सख्त जगह फील होती है, तो उसको टेल बोन कहते हैं। शोल्डर ब्लेड्स एंड स्पाइन, शोल्डर ब्लेड्स पर क्योंकि वो पीछे से टेक लगा के बैठते हैं अपनी चेयर्स पर, तो वहाँ पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोगों के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और वो टिश्यूज़ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। बैक्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स वेयर द रेस्ट अगेंस्ट द चेयर, बैक ऑफ द आर्म्स पर या लेग्स पर, क्योंकि लेग्स भी तो चेयर के ऊपर होती हैं और प्रेशर पड़ने से उन पर भी प्रेशर पड़ता है, उन टिश्यूज़ पर, लेग्स के टिश्यूज़ पर नीचे वाले, और आर्म्स के टिश्यूज़ पर, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है और ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से आप लोगों के वो टिश्यूज़ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। फॉर पीपल हु आर कन्फाइंड टू बेड, वो लोग जो बेड पर होते हैं, कॉमन सेट्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, जो ऐसे मरीज़ होते हैं जो बेड पर होते हैं, बेड से नीचे भी नहीं आ सकते हैं, उनके लिए कॉमन सेट ये हैं। बैक और द साइड ऑफ द हेड, उनके लिए बैक है, पूरी बैक, जैसे सुपाइन पोजीशन में बंदा लेटते, सुपाइन मतलब सीधी पोजीशन में, तो बैक ऑफ द हेड, हेड के नीचे पिछली साइड, हिप, लोअर बैक और द टेल बोन, इसमें भी हिप, लोअर बैक और टेल बोन। टेल बोन जैसा कि पहले बताया आपके हिप्स के थोड़ा ऊपर आप लोग फील करें तो सख्त हड्डी महसूस होती है, उसको टेल बोन कहते हैं। शोल्डर ब्लेड्स हो गए, शोल्डर मतलब ये जो आप लोगों के कंधे हैं। हील्स, हील्स कहते हैं एड़ियों को। एंकल्स एंड स्किन बिहाइंड द नीज़, जो आप लोगों के टखनों और घुटनों पर आप लोगों के टखनों में जो स्किन होती है, क्योंकि यहाँ पे हड्डी होती है, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, तो एक तो उस जगह का प्रेशर होता है, दूसरा हड्डी का प्रेशर भी पड़ता है, तो यहाँ ये कॉमन साइट्स हैं, यहाँ पे बहुत जल्दी प्रेशर अल्सर बन जाते हैं और ये जगह नीचे रखने के लिए भी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, तो यहाँ पर प्रेशर अल्सर या बेड सोर बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और यहाँ दिखाया भी गया, देखें आप, हेड मतलब सर के नीचे ये बना हुआ है, शोल्डर हैं, एल्बो, एल्बो कहते हैं कोहनी को, बटक्स, हील दिखाया गया है आप लोगों को, टोज़ दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये कॉमन साइट्स हैं जहाँ पर आप लोगों को प्रेशर अल्सर हो सकता है या बेड सोर हो सकता है। और देखें ये सुपाइन पोजीशन का दिखाया गया था कि जब आप लोग सीधे बिल्कुल लेटे हुए हों, और आगे प्रोन पोजीशन का दिखाया गया जब आप लोग उल्टे लेटते हैं, तो उस पोजीशन में कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं। या हेड है, सर में भी हो सकता है, एल्बो में भी हो सकता है, चिन पे भी हो सकता है, चिन मतलब ठोड़ी में, चेस्ट, सीने पर भी हो सकता है। रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, रिप्रोडक्टिव आर्गन मेल का रिप्रोडक्टिव आर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव, फील में वेजाइना होता है और मेल में पेनिस वगैरह और टेस्टिस वगैरह पर। और नी घुटने पर भी हो सकता है, टोज़ में भी हो सकता है आप लोगों को प्रेशर अल्सर या बेड सोर। और आगे लेटरल पोजीशन दिखाई गई है, मतलब जब आप साइड पर लेटते हैं, लेटरल पोजीशन में एयर मतलब कान पर, क्योंकि कान आप लोगों के बेड के या तकिए के नीचे होता है, तो इस पोजीशन में भी आप लोगों को हो सकता है क्योंकि कान पर प्रेशर पड़ता है। और शोल्डर में भी हो सकता है, एल्बो कोहनी को कहते हैं, कोहनी पर भी हो सकता है, हिप पर भी हो सकता है।
ये नी आउटसाइड मतलब घुटने की आउटसाइड जो पीछे वाली साइड होती है वहाँ हो सकता है। नी इनर साइड घुटने की अंदरूनी साइड पर हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की टांग होती है तो अंदरूनी और बैरूनी दोनों साइड पर हो सकती हैं। एंकल मतलब आप लोगों के टखने में भी हो सकता है। हील आप लोगों की एड़ी में भी हो सकता है, जो पेशेंट होता है उनकी एड़ी में भी हो सकता है। आगे फाउलर्स पोजीशन दी गई है, मतलब जब आप लोग फाउलर्स पोजीशन ये आप लोगों को दिखाई हुई है जब बेड की बैक साइड आप लोगों के ऊपर कर दी जाती है, आप टेक लगा के बैठते हैं बेड की, तो उसमें हेड आता है, शोल्डर आता है, सैक्रम आता है, बटक आता है और हील आता है। ये कॉमन पोजीशन है जब आप फाउलर्स पोजीशंस में होते हैं। ये साइड्स आप लोगों ने याद रखनी है। ज़्यादातर साइड में कॉमन ही है, आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं कि जब आप सीधे लेटे हों जिन जिन जगहों पर प्रेशर पड़ता है वो आप लोगों के कॉमन साइड्स हैं। जब आप लोग उल्टे लेटते हैं तो जिन जगहों पर आप लोगों का प्रेशर पड़ता है, जैसे आप लोग उल्टे लेटें तो आप लोगों के हेड पे पड़ता है, नी पे पड़ता है, तो इस तरह आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि जब आप लोग लेटते हैं और किन किन जगहों पर प्रेशर पड़ता है, तो वो जगह आप लोगों की कॉमन साइड्स होती हैं। तो आगे दिया गया है इक्विपमेंट्स यूज टू रिड्यूस बेड शोर। इक्विपमेंट मतलब वो आलात होते हैं जिसमें हम लोग बेड शोर को कम करते हैं। ऐसे आलात मतलब हम कुशन्स वगैरह यूज़ करते हैं। देखें ये दिखाया गया है, ये कुशन्स दिखाए गए हैं, ये बेड दिखाया गया आप लोगों को। अगर हम जितना ज़्यादा नरम चीज़ यूज़ करेंगे तो आप लोगों को बेड शोर होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों का प्रेशर बहुत कम पड़ता है, प्रेशर रिड्यूस होता है, प्रेशर कम होता है। अगर आप ज़्यादा नरम तकिया यूज़ करेंगे, ज़्यादा नरम मैट्रेस यूज़ करेंगे तो उससे आप लोगों को बेड शोर बहुत कम होगा। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि मॉइस्चराइजेशन से भी आप लोगों को बेड शोर हो सकता है। मतलब आप लोग पसीना आ जाए, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है। तो आगे नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़ते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट डिकोबैटिक अल्सर, मतलब नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है जो डिकोबैटिक अल्सर को कम करने के लिए। मिनिमाइज द डायरेक्ट प्रेशर ऑन द अल्सर, मिनिमाइज कम करना चाहिए डायरेक्ट प्रेशर ऑन द अल्सर, मतलब जो जगह पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है उस जगह को प्रेशर को कम करना चाहिए। रिपोजिशन द क्लाइंट एट लीस्ट 2 आवर्स, मतलब जो क्लाइंट है उसको अगर वो खुद नहीं चेंज हो सकता तो उसको उसकी पोजीशन को हर 2 घंटे बाद चेंज करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। पिछले पेपर्स में भी ये आ चुका है कि पोजीशन कितने टाइम बाद चेंज करनी चाहिए। तो 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद उसकी पोजीशन चेंज करनी है। पहले तो उस पेशेंट को बोल देना है, अगर वो खुद मूव हो सकता है तो हर 2 घंटे बाद वो खुद भी मूव हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मूव हो सकता तो नर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो हर 2 घंटे बाद उसको देखे और मूव कराए। मेक अ स्केजुअल, उसका स्केजुअल बनाए एंड रिकॉर्ड पोजीशन, और उसकी पोजीशन रिकॉर्ड करे कि कितने घंटे बाद उसकी पोजीशन चेंज की है और हर घंटे बाद कैसी पोजीशन थी उसकी। चेंजेस ऑन द क्लाइंट्स चार्ट। कीप द क्लाइंट स्किन ड्राई एंड द शीट्स रिंकल फ्री, और जो क्लाइंट की स्किन है उसको खुश्क रखे, स्किन को खुश्क रखे, और शीट जो बेड शीट्स होती हैं वो रिंकल्स फ्री होनी चाहिए, मतलब उन पर कोई रिंकल्स वगैरह मतलब झुंझुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इकट्ठा हुई उसकी बेडशीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिंकल्स की वजह से भी फ्रिक्शंस होती है, मतलब रगड़ पैदा होती है, और जिसकी वजह से बेड शोर के ख़तरात बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोवाइड डिवाइस टू मिनिमाइज और या फ्लूइड प्रेशर एरियाज़, उसको डिवाइस मुहैया करें जो मिनिमाइज करती है फ्लूइड को, प्रेशर एरियाज़ को कम करती है। क्लीन द प्रेशर अल्सर विद एवरी ड्रेसिंग चेंज, प्रेशर अल्सर को क्लीन करना चाहिए, मतलब प्रेशर अल्सर को क्लीन करना चाहिए हर ड्रेसिंग के बाद। अगर प्रेशर अल्सर हो गया उसको तो हर ड्रेसिंग में उसको क्लीन करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। नेवर यूज़ अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बिल्कुल अल्कोहल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज दे आर साइटोटॉक्सिक टू टिश्यूज़ बेड, ये साइटोटॉक्सिक है, मतलब ख़तरनाक है। इफ़ द प्रेशर अल्सर इज़ इन्फेक्टेड, अगर प्रेशर अल्सर इन्फेक्ट हो गया है, obtain a sample of the drainage for culture and sensitivity to antibiotic agents, कोई एंटीबायोटिक एजेंट्स यूज़ करने चाहिए अगर उसको प्रेशर अल्सर शुरू हो गया है तो।
टीच द क्लाइंट टू मूव फ्रीक्वेंटली, उसको जो क्लाइंट है या पेशेंट है उसको टीच करना है, उसको बताना है कि फ्रीक्वेंटली मूव करना है तुमने। इवन इफ़ अगर ओनली स्लाइटली, या हल्के से, हत्ता कि हल्के से भी उसको मूव किया जा सकता है। टू रिलीव द प्रेशर, प्रेशर रिलीव, प्रेशर कम करने के लिए। मतलब अगर वो एक ही जगह पर बैठा है तो उसको कहना है कि फ्रीक्वेंटली आप मूव हो जाएं या आहिस्ता से मूव हो जाएं, ताकि उसका प्रेशर कम हो जाए और वहाँ तक ब्लड सप्लाई, उन टिश्यूज़ तक ब्लड सप्लाई पहुँच जाए, ऑक्सीजन पहुँच जाए, ताकि वो टिश्यूज़ आपके डैमेज ना हो, टिश्यूज़ डेथ ना हो, टिश्यू मर ना जाए, आपको बेड सोर ना हो जाए। तो आगे रेफरेंस दिया हुआ है आप लोगों को, आप लोग इन बुक्स से पढ़ सकते हैं, ये रेफरेंस दिया हुआ है। सो गाइज़, आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।